नमस्कार मित्रों, मैं ओवन जी देवता, योगा मास्टर और हिंदू लीडर। मित्रों, मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ और यही बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि आप योग के द्वारा अपने आप को स्वस्थ और सुखी बना सकते हैं और आपको कुछ समय योग जरूर करना चाहिए। और मित्रों, योग के साथ में मोटिवेशनल बात भी होनी चाहिए, ठीक है ना। योग के साथ पॉजिटिव एक आपका जो है पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, जिससे कि आप इजीली अपने जीवन को जी सकेंगे और आपको आनंद की प्राप्ति होगी और आप अपने इच्छा अनुसार आप अपने टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, दूसरी बात यह है कि मैंने आपको ये भी बताया कि मैं हिंदू लीडर हूँ। हिंदुत्व के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हिंदू नाम भी जो है विदेशी हमलावरों ने दिया था और जो है हम तो आर्य हैं, लेकिन चलो हिंदू संस्कृति के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज हिंदुत्व जो है उसके बारे में अगर आपको पूरी सुरक्षा चाहिए, शांति चाहिए, मन चाहिए, तो आपको उसकी संस्कृति को जानने का पूरा अधिकार है और जानना चाहिए। तो मित्रों, आगे बढ़ाते हैं आपकी अपनी बात को। सबसे पहले मैं आपको जो है कुछ एक्सरसाइज कराऊंगा, बीच बीच में मैं आपसे बात भी करता रहूँगा, तो आप उस बारे में नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरा काम आपको योग सिखाना है। योग मास्टर तो हूँ मैं, लेकिन साथ में हिंदू लीडर भी हूँ, तो आपको अच्छी अच्छी बातों से अवगत कराऊंगा मैं। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ, आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और मैं जो क्रिया कराऊँ आप मेरे साथ कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हमें अपने दुश्मनों को ख़त्म करना है। दुश्मनों को ख़त्म करना है। हमारे दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन है हमारा अज्ञान। हमें अज्ञान को दूर करना है। अज्ञान दूर कैसे हो? देखिए, अज्ञान दूर करने के लिए आपको अपने स्टडी करना पड़ेगा, आपको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। मेरी बात को, दूसरी बात यह है कि आप जो रोग हैं, शारीरिक हैं, मानसिक हैं, वो आप योग के द्वारा उन्हें दूर कर सकते हैं। मानते हैं? ठीक है। और लेकिन आपको सही परिस्थिति जानने के लिए अपने पूर्व इतिहास में जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी तरह से सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपकी आज़ादी कोई ना छीने, तो हमें अपने इतिहास पर भी, जो जैनवन इतिहास है, उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ठीक है। और हमारे जीवन में शांति है, सुरक्षा है, बेरोजगारी है, ये तमाम चीज़ें हैं। और मित्रों, लुटेरे कदम कदम पर हैं, उनसे सावधान रहना है, उनसे दुगना तिगना चौगना में शक्तिशाली बनना है। ठीक है। और जहाँ हम लापरवाह हुए, असावधान हुए, तो दुख हमें दबोच लेगा, ये मत भूलिए हमारे। और हमें अपने शत्रु को पहचानना पड़ेगा। हमारे शत्रु कौन है? क्या ये बीमारियां हैं या मानसिक बीमारियां हैं? अरे ये तो एक कॉमन सी बात है, सबको पता है।
और लोगों को पता होने के बाद भी इनका भी ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। अगर बीमारियों को से दूर रहना है ना, तो आपको योग की शरण में जाना पड़ेगा। सुन लो हमारी बात, ठीक। और असली शत्रु कौन है? जो हमको एकजुट नहीं होने देता, हमको डिवाइड करता है, हमको भेदभाव जाति पात में फंसाता है। कौन है वो? देखिए, अगर हमें सच्चा विकास करना है तो पूर्व में जो हमारे जो पास्ट में हमने जो गलतियां की हैं, उनको एक तो पहले जानना पड़ेगा। उनको जानने के बाद और वो रेक्टिफाई करनी पड़ेंगी कि वो गलतियां फिर दोबारा ना हो। इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो मित्रों, आप मेरी बात सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि लोग बाग जो है ना, वो सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं तो ऐसी आज़ादी हमारे पास बनी रहेगी, जबकि ऐसा नहीं है। हम असावधान रहते हैं, अपनी तैयारी नहीं करते, इस कारण से हमें दुख मिलते हैं। तो मित्रों, अब आगे बात बढ़ाते हैं। ठीक है मित्रों, हम आर्य थे, हम पे अत्याचार हुए और हमारी नस्लें बदली गई, तो कोई शर्म की बात नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमें असली इतिहास का अता पता ही नहीं है, क्योंकि इतिहास को बहुत तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। आप समझ रहे हो बात को? इतिहास को बहुत तोड़ मरोड़ के लिखा गया है, और दुर्भाग्य की बात है हम उसे जानते नहीं हैं। मित्रों, पिछले हम 2000 साल से गुलाम ही के दौर में रहे, और अभी भी सिस्टम जो है वो ठीक ढंग से नहीं आया। हम अभी भी बहुत ज़्यादा और देशों से पिछड़े हुए हैं। अब या तो ये सरकारों की गलती है, सरकार ने कभी तरक्की इतनी चाही ही नहीं, और क्योंकि 70 साल तो अभी आज़ादी को हो गए हैं। जब हम देखते हैं, आप ये देख लीजिए कि हमारे जो अर्थव्यवस्था है वो किस अवस्था कैसी चल रही है। तो मित्रों, हम गुलाम क्यों रहे? क्योंकि जो हमारे जो राजा लोग थे वो बहुत अय्याशी थे, जनता की परवाह करते नहीं थे, और हमलावर हम पर आते थे और हम पर जो है हमला करके चले जाते थे और लूटते थे, लूटपाट करते थे। फिर कुछ हमलावर ऐसे आए, वो यहीं जम गए, यहीं पे राज करने लगे। तो ऐसा क्या था कि जो हमारी तैयारी नहीं होती थी? ये सीधा दोष जो है नेतृत्व अधिकारियों पे जाता है। जो लोग नेता लोग हैं, जो राजा लोग हैं, उनके ऊपर जाता है। जनता तो भोली भाली अब पहले भी थी और आज भी है। तो हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इतने अहंकारी आलसी थे। जो नेतृत्व गुणों वालों की बात कर रहा हूँ मैं, जो राजा लोग थे, और उन्हें यही था कि हम पे तो कभी हमला हो ही नहीं सकता। और हमारी जो नेवी थी, जो समुंदर के किनारे जो राज्य थे, जो उन्हें कभी परवाह ही नहीं थी। उन तो सोचते थे हम तो और सुरक्षित हैं, समुद्र से कौन आएगा। और वो वहीं से आए और हम पे हमला किया। तो मित्रों, बात ऐसी है कि अगर हम असावधान हुए तो लुटेंगे और पिटेंगे भी, ठीक। तो अब मैं बताता हूँ कि जो मुस्लिम जो हमलावर आए, वो 711 में मोहम्मद बिन कासिम आया
उसका जो ताऊ था और ससुर था, अल हजाज नाम था उसका, उसने क्या बहाना बनाया कि उनका जहाज कहीं फंस गया और इसमें जो सिंध प्रांत में जो राजा ताहिर शाह है उसकी कोई गलती रही है, और उसने बहाना बनाया और उसने अपना एक लड़ाका भेजा जिसका नाम मोहम्मद कासिम था। वो मात्र 16 साल का था। वो यहाँ आया, ताहिर शाह को उसने धराशायी कर दिया। ताहिर शाह ने जो है मदद मांगी अड़ोस पड़ोस के राजाओं से, तो वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ना ही मदद की। उन्हें ये नहीं पता था कि अगला नंबर तुम्हारा ही है। ठीक है मित्रों, और उसने ताहिर शाह को मार दिया। उसके परिवार से बदसलूकी की और उन लोगों को, और जो लोग थे उन सबको, जवान लोगों को मार दिया और इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया। ये सच्चाई है, हम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। अब ये वास्तविक तथ्य है, हमको जानना पड़ेगा। खतरा जो है अपना स्वरूप बदल के आता है। आप ये ना सोचो कि हम सुरक्षित हैं। ठीक, तो ये इस्लाम का हमला, पहला इस्लामिक हमला हुआ 711 में, और 2021 से लेके 1030 तक मोहम्मद गजनवी आया। उसने बहुत आतंक बताया। वो कहते हैं कि वो अफगानिस्तान की तरफ से आया था और उसने जो है सोमनाथ का मंदिर ढाया और लूटपाट करके चला गया। उसके पश्चात 1186 में मोहम्मद गौरी आया और उसने कहते हैं कि 16 बार हमला किया पृथ्वीराज चौहान पर। तो पृथ्वीराज चौहान का जो रिश्तेदार था उसने दगाबाजी करके और उसके लूपोल दे दिए पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गया और उसे गुलाम बनाकर अपने अफगानिस्तान ले गया और वहाँ उसे मार दिया। तो मित्रों, ये मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ किस प्रकार हम गुलाम रहे। तब भी हम लोग यही सोचते थे कि हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता, और आज भी देख लो अफगानिस्तान में क्या हाल हो रहा है। तो मित्रों, आपको सावधान रहना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो सुरक्षा अपने शरीर की करनी पड़ेगी, रोगों से करनी पड़ेगी, मानसिक रोगों से करनी पड़ेगी, तब अपने परिवार की करनी पड़ेगी, अपने राज्य की करनी पड़ेगी, अपने देश की करनी पड़ेगी। हम 15 अगस्त तो मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, लेकिन हम कुछ अपने देश के लिए कुछ करते नहीं हैं। बस जवान लड़ रहे हैं। हमारा क्या कर्तव्य है? हम अपने आप को इतना ट्रेंड करें कि बाहर से कोई भी हमलावर आए तो हमें हरा ना पाए। हर नागरिक अपने आप में एक सैनिक हो, हर पुरुष स्त्री सैनिक, और सैनिक की जो ट्रेनिंग है सबकी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मित्रों, फिर उसको मोहम्मद गौरी को कोई औलाद नहीं थी, तो एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गौरी गया तो वो उसको छोड़ गया। 1206 से लेके 1210 तक उसने राज्य किया। उसने कुतुब मीनार वगैरह ये सब चीज़ बनाई। 4 साल तक रहा, 4-5 साल रहा वो। उसके बाद 1290 से लेके 1320 तक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, वो बड़ा यास था। वो दिल्ली में आया, दिल्ली को लूटा खसोटा उसने। फिर उसकी निगाह राजस्थान के चित्तौड़ पे पड़ी और 1303 पर उसने चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया। वहाँ की रानी थी पद्मावती, उस पर उसकी गलत निगाह थी।
जब उसने रानी ने देखा कि इसकी नीयत तो खराब है, तो उसने और अन्य रानियों के साथ और दासियों के साथ अपना जौहर कर लिया, यानी आग में कूद के मर गई, ऊपर से कूद गई। फिर तेरह सौ 20 से लेके 1414 तक तुगलक गयासुद्दीन का राज्य रहा और खूब उधम मचता रहा, हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा। और फिर 1399 में एक बहुत भयंकर अत्याचारी तैमूर लंग आया। वो जो है तुर्की से आया था और उसने खूब दिल्ली में तहस नहस, कहते हैं कि दिल्ली की जो सड़कें हैं खून से लाल हो गई, बहुत अत्याचार किया। वो बात नहीं करता तो मारता था। अब ये चीजें हम पता ही नहीं है, पता हो कोई बताए तो पता भी चले, हम सुनना भी नहीं चाहते। फिर 1414 से लेके 1451 तक सैयद वंश का राज्य रहा। उसके पश्चात 1451 से लेके और 1526 तक लोदी वंश का राज्य रहा और उसमें इब्राहिम लोदी जो था वो राज्य कर रहा था और जो उसका चाचा था पंजाब का गवर्नर था वो उससे जलता था। तो उसने इनवाइट किया बाबर को तुर्की से कि आप इस पे हमला करके जीतो, यहाँ पे बहुत संसाधन है आप पर। तो 1526 में बाबर ने जो है हमला किया और इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इस तरह से मुगलों की 1526 में नींव पड़ी। और मित्रों, ये बात है 21 अप्रैल 1926 को मुगल साम्राज्य की पानीपत में लड़ाई हुई, तो उसकी नींव पड़ी। पानीपत में 3 युद्ध हुए। 5 नवंबर 1556 को अफगान का एक बादशाह था आदिल सुर, और आदिल सुर ने एक हैमू नाम का अपना सेनापति जो कि हिंदू था वो भेजा लड़ने के लिए, और उधर से मुगल की तरफ से अकबर लड़ा। अकबर ने हरा दिया उसे हैमू को, और इस प्रकार 300 साल और आगे चला गया आपका ये जो है मुगल साम्राज्य। उसके बाद तीसरा जो युद्ध हुआ 1761 में, वो अब्दाली था, तो मराठाओं का उसने पूरा नेस्तबूंद कर दिया और मराठा हार गए। तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए अपने इतिहास के बारे में, और इससे क्या है कि हम सीख ले सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं। सतर्क सावधान रहना हर अवस्था में, हमारे हर युग में, हर जगह हमें रहना पड़ेगा। जहाँ आलस्य आया ना, आपको लापरवाह हुए तो आप धोखा खा जाएंगे। इसके बाद 1658 से लेकर 1707 तक एक बड़ा क्रूर शहंशाह था जिसका नाम औरंगजेब था। उसने राज किया कर लगभग 50 साल, और उसने तो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। वो इतना क्रूर था। उसने हिंदुओं का धर्मांतरण करके मुस्लिम बनाया, और वो कहते हैं कि वो 1 मन या 1 टन जनेऊ को जब तक खट्टा निकल लेता था, उनको जला नहीं देता था, तब तक खाना नहीं खाता था वो। तो मित्रों, फिर 1857 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों का राज रहा, और 1780 से लेके 1820 तक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ गई, क्योंकि उन्होंने
पूरी दुनिया पे लगभग कब्जा कर लिया था और उनका इतने संसाधन बढ़ गए थे कि क्रांति आ गई औद्योगिक। कोई साइंटिस्ट होता था तो वहाँ कहते थे भैया ये लो पैसा, आप रिसर्च करो। और उन्होंने काफ़ी विज्ञान में तरक्की करी और रिसर्च करी क्योंकि पैसा था उनके पास, लूट का पैसा। तो एक अन्ना टैबने भी हुए हैं हम विचारक, अंग्रेज थे, उन्होंने लिखा कि इतना पैसा था अंग्रेजों के पास कि वो सोचते थे इसका क्या किया जाए। तो रिसर्च लेवल में लगाया, कारखाने खुले, कॉटन के, कपड़े के, कारें बनी। तो ये सब कैसे संभव हुआ कि ये ना, जब उन्होंने लूट का, दूसरे देशों को लूट के लाते थे और अपने उसमें लगाते थे, तो इतना पैसा आ गया उनके पास। और आज़ादी में हमारे क्रांतिकारियों का बहुत हाथ रहा। मित्रों, हिंदुओं से सदा ही भेदभाव होता रहा और आज़ादी के बाद भी, जो अंग्रेजों से हमारे को आज़ादी मिली, उसके बाद भी एक सेकुलर पार्टी थी, उसने भी कुछ नहीं करा। उसने भी जनता को खूब जी भर के लूटा। एक बार फिर करते हैं आपसे बात। जो इस्लाम के संस्थापक थे महमूद इब्न अब्दुल अल हाशिम, उनका जन्म 570 में और उनकी मृत्यु 8 जून 632 को हुई। वो इस्लाम के संस्थापक थे और उनका जन्म जो है अरब कंट्री में हुआ, सऊदी अरब के आसपास हुआ। और पहला जो हमलावर था वो मोहम्मद बिन कासिम था, दूसरा मोहम्मद गजनबी आया, मोहम्मद गोरी आया, याद करा रहा हूँ आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, खिलजी आया, तुगलक राजवंश आया, तैमूर लंग आया, उन्होंने बहुत दम काटा। एक सिकंदर बुस्किन था, वो कश्मीर में था, वो इतना कट्टर था कि वो मंदिरों की मूर्ति तोड़कर उससे गोश्त की दुकान पर गोश्त तराजू में तोलता था मंदिर की मूर्तियों की पूजा से, और उससे काफ़ी धर्मांतरण कराया, बहुत कट्टर था वो। फिर सैयद वंश आया, लोधी वंश, मुगल सम्राट बाबर आया, उसने तो जब उसने हमला किया तो मीनार लगा दी थी लाशों की। और फिर उसका जो अंतिम शासक था, लगभग अंतिम ही था, सेकंड लास्ट था, औरंगज़ेब, वो बहुत ज़्यादा क्रूर था, उसने बहुत धर्मांतरण करा के हिंदुओं को मुस्लिम बनवाया। तो मित्रों, आखिरकार ये मुस्लिम हमलावर इतने ताकतवर कैसे थे? क्या लोहे के थे? क्या लोहे के थे या हमसे ज़्यादा खाते थे? ऐसा क्या था? या इन पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। हम एकजुट नहीं थे और ये पूरी तैयारी के साथ आते थे। हम तैयार नहीं थे अपनी रक्षा करने के लिए, ठीक है ना। उसका एक कारण भी था कि जो भारत था ना उस टाइम पे बहुत अमीर था, उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक राजा विक्रमादित्य हुए हैं, वो जो है 2500 साल के आसपास हुए, उन्होंने काफ़ी तरक्की की जी, क्योंकि उस ज़माने में बौद्ध का और जैन धर्म का बोलबाला था। उन्होंने सनातन धर्म की नींव रखी, मंदिर बनवाए वगैरह, और व्यापार को बढ़ावा दिया। उस टाइम जो है असरफियाँ चलती थी, सोने की असरफी चलती थी, सोने की गिन्नियाँ चलती थी, और धीरे धीरे व्यापार बढ़ा। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते बहुत तरक्कीशील हो गए। छोटे छोटे राज्य थे, हिंदू राज्य थे, और उन पर निगाह पड़ी। ये लोगों का जो डिफेंस सिस्टम था वो बहुत वीक था, और राजा अय्याश हो गए और वो जनता पे ख्याल नहीं रखते थे, और इससे
भारी हमलावर आकर उन पर आक्रमण करके और यहाँ पे लूटपाट करते थे। और ये समझ लीजिए कि इतना प्रोपेशियस था कि एक मयूर सिंहासन था, वो 17वीं शताब्दी की बात है, उसमें 450 किलो, इसमें 1000 किलो सोना लगा होता और हीरे जवाहरात लगे थे। 450 करोड़ रुपए उस टाइम की जो है उसकी लागत आई थी। कहते तो शाहजहां ने बनाया था, लेकिन वो कहते हैं कि किसी राजा ने बनाया था, शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। ओके। और 1739 में नादिर शाह नाम का एक हमलावर आया ईरान से, फारसी, और वो उसे ले गया। ठीक। और इनके पास इतना पैसा कर लगाते थे कि उन्होंने एक ताजमहल भी खड़ा कर दिया। और मित्रों, इसके पीछे एक और जो नेगेटिव पावर ने काम किया हमें गुलाम बनाने के लिए, हमारे बीच बहुत गद्दार भी थे। जैसे कि अब गद्दारों ने, जैसे जयचंद था, उसने गद्दारी करी। ठीक। मान सिंह था, वो कहने को तो राजपूत था, लेकिन वो था अकबर के साथ और महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ा हो, गद्दार था। फणिनाथ घोष, उसने उल्टी गवाही दी, भगत सिंह के खिलाफ दी। और जियाजी सिंधिया, उसने मुखबरी करके रानी लक्ष्मीबाई को मरवा दिया। ऐसे ही मीर जाफर था, मीर कासिम था, और बहुत थे ऐसे। मीर सैयद था, कुछ ऐसी नाम था। तो ये जो है ये कैंसर की तरह काम करते हैं, ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, अंदर ही रहते हैं, हमारे समाज का ही एक अंग होते हैं। और ये पता भी नहीं लगता, और जाके दुश्मनों से मिल जाते हैं चंद थोड़े से पैसों के लालच में, और मुखबरी करते हैं और हमारे लूपोल देते हैं और अपने भेद बता देते हैं। तो ये बहुत डेंजर होते हैं। अब आप देखिए 1990 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगा दिया, और वहाँ से या तो भाग जाओ या इस्लाम कबूल कर लो। या आज की परिस्थिति में देख लो, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, देख लो। आपको पता है कि तालिबान ने फिर 20 साल बाद जो हम हमला करके जो है सरकार को गिरा दिया और जो है उस पर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तो मित्रों, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैं मान रहा हूँ थोड़ा सा लंबी हो रही है हमारी वीडियो। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा समुंदर के रास्ते भारत आया। उसने भारत की खोज की, और 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई। और 1608 में भारत के जब गुजरात के सूरत शहर में अंग्रेज दिखाई दिए। और उससे भी 8 साल बाद सर थॉमस रो ने 2 कारखाने लगाए, एक गुजरात में अहमदाबाद के आसपास, और एक मद्रास में विजयनगर में लगाया। तो ऐसे ऐसे अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेज जो थे, देखो, और कंपनियां भी आई, विदेशी कंपनी भी आई यूरोप की। अंग्रेजों ने उनको खदेड़ दिया, कूटनीति से खदेड़ दिया। और यहाँ पर रेशम, नील, कपास, अफीम, इसका वो बिजनेस करने लगे। और उन्होंने नोटिस किया यहाँ पर राजनीतिक अस्त व्यवस्था है, अस्त व्यस्त है, और नेवी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है। और आपस में बहुत लड़ते जड़ते हैं। 1750 में अंग्रेज़ों को राजनीति में आने की सूची, और 1757 में उन्होंने बंगाल के सिराजुद्दौला को हरा दिया। रॉबर्ट क्लाइव था, उसके नेतृत्व में
उसने सराजुद्दौला को भगा दिया। कहते हैं कि मीर जाफ़र ने जो है किया था और मीर जाफ़र ने गद्दारी की थी और उसके लूपहोल बता दिए थे सराजुद्दीन के, तो वो जीत गए। ऐसे पूरे भारतवर्ष में अंग्रेज़ों का आगमन हो गया, उनका राज्य हो गया। तो मित्रों, ये इतिहास की बातें हैं, शायद आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक बीमारी का डायग्नोज नहीं होगा तब तक ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो मित्रों, एक धर्म विशेष है जो देश को नहीं, अपने धर्म को सर्वोच्च मानता है। वे लोग अपनी तेजी से आबादी बढ़ा रहे हैं। एक बाहर से आया हुआ धर्म है। ये बहुत क्रूर होते हैं। जब ये अपनी पावर में होते हैं तो ये धर्म परिवर्तन कराते हैं और गैर मजहबी औरतों से बलात्कार करते हैं। इसी को तो कलयुग कहते हैं। देखो मित्रों, हिंदुओं के साथ हमेशा अत्याचार होता रहा, कभी जात पात के नाम पे, और 60 साल की जो सरकार थी उसने भी कुछ नहीं किया। और देशों की अपेक्षा हमारे में तरक्की की कमी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वोटों वाली राजनीति, जो गंदी राजनीति है, जात पात, उस टाइम पे तो कहते हैं कि भी जात पात पे ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन ये जात पात पे ही जीतते हैं नेता लोग, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। मैं ये नहीं कह रहा, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं। और हमें जो हिंदू नाम दिया है ना, वो भी विदेशी हमलावरों ने दिया है। हम तो नहीं, तो हमारा नाम तो आर्य था। देखिए, हमको ना आत्मरक्षा सीखनी पड़ेगी। सुन लो हमारी बात। और चीन भी गुलाम रहा है जापानियों का। 1937 से लेकर 1936 से लेकर 1947 में उनको मिली, और वहाँ के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है कि किस प्रकार जापानियों ने उन पर अत्याचार किए थे। मित्रों, ये जानना जरूरी है। अगर आपको इतिहास की सही नॉलेज नहीं होगी ना, तो आप हमेशा ही मार खाओगे और आप पर ना शोषण होता ही रहेगा। ठीक है ना? और जो हमारा इतिहास लिखा तो वामपंथियों ने लिखा। आज भी जो रोडों पे नाम है ना, वो विदेशी जो हमलावरों के जो शासन करके गए ना, उन्हीं के नाम है। ठीक है ना? बाबर लेन, औरंगजेब लेन, ये क्या है? ये अभी हमारे कोई क्रांतिकारी, उनके ऊपर तो कोई नाम नहीं है। ठीक, क्योंकि उनको इन्होंने विलन के तौर पे पेश किया है। क्योंकि ये पूरा इतिहास को तोड़ मरोड़ के लिखा गया है। तो मित्रों, 100 बातों की एक बात, हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमें योग सीखना पड़ेगा, इतिहास जानना पड़ेगा, हमें आत्मरक्षा करना सीखना पड़ेगा। जो व्यक्ति आत्मरक्षा अपनी नहीं कर सकता, वो तो सदा ही हारेगा। उसका तो अस्तित्व खतरे में है। तो मित्रों, देखो मेरे मित्रों, अब मेरे पास आओ, मैं आपको एकजुट करूंगा, मुझसे मिलो, और एक ध्वज के तले हमें एकजुट होना है, एकजुट होना है। कुछ लोग ये कहते हैं ये तो पुरानी बातें हैं, क्या इतिहास भी इतिहास जानना। मित्रों, इतिहास को दोहराता है, ये याद रखो। इतिहास फिर वापस आता है, नई टेक्नोलॉजी के साथ आता है, और हमसे ज़्यादा पावरफुल हो के आता है। जो हमारा जो हमलावर है, दुश्मन है ना, वो और पावरफुल होकर आता है। ठीक है ना? हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो है, आप कहते हो कि मुसलमानों हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ, तो सब तो नहीं बन गए उस टाइम पे।
अब ये तो उस जमाने के हिंदू ही जानते हैं कि उन्होंने अपने अपने अस्मिता को, अपनी इज्जत को कैसे बचाए रखा, कि वो थूकते थे और थूक चाटने के लिए कहते थे। ये सच्चाई है, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। तो हमें नहीं पता हमारे को आज़ादी का क्या मूल चुकाना पड़ा। तो मित्रों, मैं फिर आता हूँ उसी बात पे कि जो मुगल जो जो क्या कहते हैं मुस्लिम हमलावर थे, वो क्या लोहे के थे या 20 फुट के थे या दानवराज थे या टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी, ऐसा क्या था? तो मित्रों, इसका एक ही उत्तर है कि जो हिंदू जो थे ना, वो बहुत लापरवाह थे। देखिए, अगर कोई एक बाड़े में खुला बाड़ा है, अरे कोई मुर्गा कट रहा है, तो दूसरे मुर्गा उसको देख के सोचते हैं यार ये तो कट रहा, मैं थोड़ी ना कट रहा हूँ। उन्हें ये नहीं पता अगला नंबर तुम्हारा ही है, अरे भाग जाओ ना, नहीं भागेंगे। तो मित्रों, ये जो चीज है ना, और आज़ादी के बाद भी 60 साल की जो सरकार थी, उसने भी जाति पाति का ही बीज बोया। और मित्रों, जब तक बीमारी का डायग्नोस नहीं होगा ना, तब तक ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। और धर्म विशेष के जो लोग हैं, इनके साथ समय है, कलयुग है, इनके साथ शक्तियां हैं। पर ये जब वो अपने मुस्लिम कंट्रियों में जाते हैं, तो वहाँ इनको एहसास कराया जाता कि आप कन्वर्टेड हो और आप असली धर्म विशेष वाले लोग नहीं। और हिंदू तो कलयुग झेल ही रहे हैं। कलयुग को तप, सस्ता, दया, सत्य ये पसंद नहीं है। और धर्म विशेष और कलयुग, इनके गुण सेम है। कलयुग में जुआ, शराब, परिस्थिति गमन, हिंसा, झूठ, मदकाम, लोभ, वैर, ये सब कलयुग के गुण हैं। ये वैसे तो अब गुण है, लेकिन ये विशेषता है कलयुग में। तो मित्रों, कलयुग में से कैसे के कलयुग से तेज चलना पड़ेगा आपको। अपनी सुरक्षा के लिए आपको, आत्मरक्षा के लिए आपको आत्मरक्षा सीखनी पड़ेगी, उससे स्पीड तेज करनी पड़ेगी। क्योंकि आपके घर पर दूसरे की निगाह है, गलत निगाह है, वो कब्जा करना चाहता है आपके घर पे। हमको एकजुट होना पड़ेगा। और वो लोग कहते हैं कि जिहाद करेंगे, उनका धर्म खतरे में है। वो गजवाए हिंद की बात करते हैं कि हिंद को जीतेंगे। अरे भैया, हिंद को क्यों जीतोगे? अमेरिका को जीतो ना, यूरोप जीतो, इजराइल को जीतो, गजवाए इजराइल करो, मजा आए। फिर कोई उनका कोई साथी उनसे अच्छी बात के लिए कहता भी है, तो उसके खिलाफ वो फतवा जारी कर देते हैं। वो अपने धर्म स्थल पर ये शिक्षा देते हैं कि अगर तुम लड़ाई लड़े, जीतोगे तो राज्य भोगोगे, और शहीद मर गए तो तुम्हें 16 हूर मिलेंगी, नहीं 72 हूरें मिलेंगी। इस की बातें करते हैं। बताओ, कोई निहत्तों को मार के कोई स्वर्ग की प्राप्ति हुई है? ये किसी के सगे नहीं। कलयुग इनके साथ है, हमें एकजुट होना है, एकजुट होना है। और हमें शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत होना है। मित्रों, हमें अपना एवॉन हिंदू राष्ट्र बनाना है और अपना प्रचार करना है। और मित्रों, जो मेरा प्रचार करेगा वो इस पृथ्वी पर मुझे सबसे प्यारा होगा। हम शांत प्रिय हैं, अहिंसावादी हैं। इसका मतलब ये ना सोचा जाए कि हम जो है
कायर हैं, डरपोक हैं। बस मैं तो आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ, हम सब एकजुट हो जाएं, आप मुझसे मिलो और हम अपनी ताकत बढ़ाएं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अपने को सुरक्षित रखने के लिए आत्मरक्षा सीखना एक मौलिक अधिकार है। और बस तुम्हें मेरे से आप पास आना है, मेरा साथ देना है, मेरा प्रचार करना है। मित्रों, ये बात तो यहीं पे ही हो गई। अब हम योग की बात करेंगे। योग में आपको सिखाता हूँ, जो बीमारियां हैं ना वो भी हमलावर हैं। हम पहले बताते हैं आपको नाड़ी शोधन। इसके करने से क्या है कि नाक के पैसेज खुलते हैं और मन शांत रहता है और ऑक्सीजन पूरी मिलती है। इसे नाड़ी शोधन करते हैं, आप मेरे साथ कीजिए। दूसरा करते हैं अनुलोम विलोम। इसके करने से आपका मानसिक संतुलन बना रहता है। आप मेरे साथ कीजिए। बाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, तब बाएं से छोड़ेंगे। ऐसे ही करेंगे। लेने को पूरक कहते हैं, छोड़ने को रेचक कहते हैं। फिर हम कपाल भारती करेंगे। इसके करने से क्या है कि आपका जो डायबिटीज़ है या फिर शुगर की बीमारी है वो दूर होती है। पेट के लीवर, किडनी वगैरह ये जो अवयव हैं वो स्वस्थ रहते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार।